Hello everyone. A very good morning to all of you. And once again I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम हर दिन most important 10 current affairs को detail में analyze करते हैं along with the explanation and the static GK part as well. तो आज है 20th of May and आज हम cover करेंगे 20th of May के most important 10 current affairs. So without taking any further time, let's get started. The very first question is, the AI-based help bot named as Abhay was launched by which organization? You have to tell कि ये जो AI-based help bot है जिसका नाम है अभय, ये किस organization के साथ में associated है, means किस organization ने इसको launch किया है. The correct answer is D option, Central Bureau of Investigation. ठीक है. Recently इन्होंने ये AI-based help bot अभय launch कर दिया है, जहाँ पर अभय का फुल फॉर्म क्या है, AI बेस्ड हेल्प बॉट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ योर नोटिस. ठीक है. एंड ये जो सिस्टम है ये सिटीजन्स को हेल्प करेगा किसी भी नोटिस की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने में दैट वर इशूड इन द नेम ऑफ द CBI. एंड डेफिनेटली इससे वो प्रोटेक्ट हो सकेंगे फ्रॉम द डिजिटल अरेस्ट एंड इम्पर्सोनेशन स्कैम. ठीक है. तो ये इंडिया का पहला रियल टाइम AI पावर्ड नोटिस वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म है जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है सो एज़ टू कॉम्बैट द साइबर फ्रॉड. एंड यूज़र्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं स्कैन्ड कॉपीज़ नोटिस की आफ्टर द OTP वेरिफिकेशन. एंड ये सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा कि क्या ये नोटिस जेन्युइन है या फिर नहीं है. ठीक है. नोटिस जेन्युइन है या फिर फेक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है. ओके. तो डू रिमेंबर इसका नाम है अभय और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एसोसिएटेड है. द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. CBI इंडिया की एक फेमस फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, दिल्ली में है. एंड AI के बारे में हम लोग ऑलमोस्ट हर लेक्चर में बात करते ही हैं. AI का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये मशीन्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे काम करने में इनेबल करता है. AI में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये दोनों इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स शामिल होते हैं. AI पावर्ड सिस्टम्स रियल टाइम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है. साइबर फ्रॉड में आपका क्या क्या आता है, लाइक हैकिंग, फिशिंग और इस जैसे स्कैम्स शामिल होते हैं. इंडिया में साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए IT एक्ट 2000 क्रिएट किया गया था. साइबर फ्रॉडस्टर्स अक्सर फेक नोटिसेस और ईमेल्स भेजकर धोखा देते हैं. ठीक है. देन ये टॉक्ड अबाउट OTP वेरिफिकेशन. OTP का फुल फॉर्म क्या है, वन टाइम पासवर्ड, जो वन टाइम यूज़ के लिए होता है. OTP मोबाइल या ईमेल पर जनरली सेंड किया जाता है जो यूज़र आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए यूज़ होता है और डेफिनेटली इससे सिक्योरिटी और सेफ्टी इन्हांस होती है. ठीक है. तो डू रिमेंबर ये जो अभय नाम का AI बेस्ड हेल्प बॉट है किसका है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का. ओके. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पर माउंट उटुरुंकु वोल्केनो की हम बात कर रहे हैं. दिस वोल्केनो वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़. इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? यू हैव टू टेल द लोकेशन ऑफ दिस माउंट उटुरुंकु. द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन, बोलिविया कंट्री. ठीक है. ये बोलिविया कंट्री में है. न्यूज़ में हाल ही में क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर्स ने डिटेक्ट किया है फ्रेश बैचेस ऑफ द हॉट मैग्मा जो कि डीप अंडरग्राउंड से राइज करते हुए दिखाई दिया, विच डेफिनेटली रेज द कंसर्न्स अबाउट पॉसिबल वोल्केनिक एक्टिविटी इन द फ्यूचर. देखिए खास बात क्या है ना कि ये जो वोल्केनो है ये एक डॉर्मेंट स्ट्रेटो वोल्केनो था दैट लाइज इन द एंडेस माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्टर्न बोलिविया. और इसको हम ज़ॉम्बी वोल्केनो के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इट शोज सम साइंस ऑफ एक्टिविटी डिस्पाइट बीइंग कंसीडर्ड एज डॉर्मेंट. ऑल्दो ये डॉर्मेंट है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ हलचल होते रहती है. एंड बीनीथ द वोल्केनो इसके नीचे एक मैसिव एल्टीप्लेनो प्यूना मैग्मा बॉडी लाई करती है विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिव मैग्मा रिजर्वॉयर्स इन द अर्थ क्रस्ट. ये जो वोल्केनो है ये डिस्प्ले करता है एक यूनिक सोम्ब्रेरो पैटर्न जहाँ पर जो सेंट्रल रीजन है वो राइज करता है वाइल जो सराउंडिंग लैंड है इसकी वो सबसाइड करती है. ठीक है. तो न्यूज़ में आजकल किस वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट ने फ्रेश बैचेस ऑफ हॉट मैग्मा को आइडेंटिफाई किया है एंड डेफिनेटली इसकी वजह से हो सकता है कि इसमें कोई वोल्केनिक एक्टिविटी इन फ्यूचर हमें देखने को मिले. दैट्स वाई दिस वोल्केनो केम इन टू न्यूज़. एंड खास बात क्या है, क्योंकि ये एक डॉर्मेंट वोल्केनो है तो इसमें ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए बट ऐसी चीज़ हो रही है, इसलिए ये एक यूनिक फीचर सामने आया. ठीक है. तो डू रिमेंबर इसकी लोकेशन क्या है, बी ऑप्शन, बोलिविया कंट्री. ओके.
नाउ वोल्केनोज के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रैटो वोल्केनोज कई लेयर्स के लावा और ऐश से डेवलप होते हैं। वोल्केनो के इरप्शन से नया लैंडफॉर्म और वोल्केनिक ऐश बन जाता है। वोल्केनिक एक्टिविटी से ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह काफ़ी ज़्यादा रिलीज होते हैं। ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट अल्टीप्लानो प्यूना मैग्मा बॉडी। ये जो बॉडी है ये अर्थ क्रस्ट में एक बड़ा एक्टिव मैग्मा रिजर्वॉयर है। साउथ अमेरिका के हाई प्लेट्यू अल्टीप्लानो रीजन के नीचे ये लोकेटेड है। मैग्मा बॉडी से वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक एक्टिविटी ट्रिगर्ड हो सकती है। ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट सोम्ब्रेरो पैटर्न। ये जो पैटर्न है इसमें वोल्केनो का सेंट्रल हिस्सा ऊपर उठता है, जो सराउंडिंग एरिया है आपका सराउंडिंग लैंड वो नीचे को जाता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा एंड बाकी का जो रेस्ट एरिया है वो नीचे आता है। इसकी हेल्प से साइंटिस्ट इनर डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो डू रिमेंबर दिस वोल्केनो लाइज इन द कंट्री बोलिविया। बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर चलिए हम कुछ कंट्रीज़ एक बार चेक कर लेते हैं जो किसी न किसी रीज़न से न्यूज़ में आए थे पिछले दिनों एंड ऑलरेडी हमने इन क्वेश्चंस के बारे में पीछे बात करी हुई है। यहाँ पर हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। The first question says, which institution launched the second edition of the Brazil-India Cross Incubation Program in Agritech Matri 2.0? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने इसका सेकेंड एडिशन लॉन्च किया था? दिस इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, दैट इज ICAR. ठीक है, India announced 1,000 e-scholarships for Afghan nationals for the academic year 2025 to 26 under which initiative? इंडिया ने अफगान जो सिटीजन्स हैं उनके लिए 1,000 e-scholarships को लॉन्च किया था अंडर द इनिशिएटिव ऑफ स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अफगान नेशनल्स। ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म इज अ बायलेटरल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ये एक बायलेटरल इनिशिएटिव है विच इज लॉन्च्ड बाय द जापान कंट्री। इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ विच कंट्रीज ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट? ये पार्ट है जर्मनी के ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट का। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव इन अप्रैल 2026 टू इन्हांस द ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी? तो वाटर सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया था वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। Which United Nations agency partnered with the Department of Fisheries under a technical cooperation program to support blue port development? ये कौन सी एजेंसी है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम शहर में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू सिक्योर एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर डीप सी पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन? फर्स्ट कंट्री दुनिया की जिसने एक्सक्लूसिव राइट्स सिक्योर कर लिए हैं फॉर डीप सी पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन, दिस इज द कंट्री इंडिया। ओके, तो ये हमारे कुछ पुराने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गए, इनको यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिया। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगेंस्ट एन इंटरनेशनल कैप्टेगन ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क? कौन सा एक ऑपरेशन हाल ही में NCB ने लॉन्च किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन रेज पिल। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था एंड आपके वनडे एग्जाम्स में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर ऑपरेशन किसने लॉन्च किया। ठीक है, तो NCB ने ऑपरेशन रेज पिल के अंडर में एक इंटरनेशनल सिंथेटिक ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है एंड ये जो ऑपरेशन था इसमें सीज़ किया गया लगभग 227.7 kgs ऑफ कैप्टेगन टैबलेट्स एंड पाउडर एंड यहाँ पर ओवरस्टिंग साइरियन नेशनल को भी अरेस्ट किया गया है। जो आपका ये कैप्टेगन होता है ना, इसमें साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं लाइक फेनिटलीन एंड एम्फेटामाइन जो कि रेगुलेटेड होते हैं अंडर द NDPS एक्ट। ओके, एंड ये इंडिया का पहला ऐसा सीजर था कैप्टेगन का जिसको हम जिहादी ड्रग के नाम से भी जानते हैं। डू रिमेंबर इसका नाम एक और नाम होता है, दैट इज़ द जिहादी ड्रग। क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादातर आप वॉर्ड्स में यूज़ करते हैं जहाँ पर आप बिना थके बिना रुके आप लड़ाई कर सकें। ठीक है, तो ये जो ड्रग कंसाइनमेंट है इट वॉज रिपोर्टेडली इंटेंडेड फॉर द मिडल ईस्ट रीजन। फाइन, तो डू रिमेंबर NCB ने ऑपरेशन रेज पिल लॉन्च किया था जिसके अंडर में इन्होंने इंटरनेशनल कैप्टेगन ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क का भांडाफोड़ किया था। ठीक है, टॉकिंग अबाउट NCB इंडिया की एक प्रमुख एजेंसी है जो ड्रग ट्रैफिकिंग और अब्यूज़ को रोकती है एंड इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कब फॉर्म हुआ था? 1986 में। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट कैप्टेगन एक सिंथेटिक ड्रग है जिसमें हमने बात करी कि एम्फेटामाइन और फेनिटलीन जैसे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। इसको हम जिहादी ड्रग भी कहते हैं क्योंकि मिडल ईस्ट में इसकी मिसयूज़ होती है। कैप्टेगन का जो यूज़ है वो स्टिमुलेंट और साइको एक्टिव सब्सटेंस के रूप में हम करते हैं यूजुअली। ठीक है, आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट NDPS एक्ट
द फुल फॉर्म इज़ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट, एंड ये एक्ट इंडिया के अंदर 1985 में इम्प्लीमेंट हुआ था ताकि हम ड्रग्स को कंट्रोल कर सकें। ये जो एक्ट है ये ड्रग्स की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन को रेगुलेट करता है। एनडीपीएस एक्ट के अंडर में जो भी इलीगल ड्रग्स हैं उनको रखने और ट्रैफिकिंग पर बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट रखी जाती है, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट एम्फेटामाइन, तो ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है जो अलर्टनेस को बढ़ाता है और डेफिनेटली इसके मिस यूज़ से बहुत सारा एडिक्शन और मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 3 ऑप्शन, ऑपरेशन रेज पिल, ओके। मूविंग टू 4th क्वेश्चन नाउ, चपराला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पर मिलेगी? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। वाई दिस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली केम इन टू न्यूज़? क्योंकि यहाँ पर कंसर्न्स रेज हुए हैं अबाउट द प्रपोज्ड प्रणाहिता शेवला बैरेज ऑन द प्रणाहिता रिवर, जो कि इस सैंक्चुरी के एरिया को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है इट इज़ लोकेटेड इन द गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंड ये सैंक्चुरी लाई करती है नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वारधा रिवर एंड द वैन गंगा रिवर, ओके। तो ये जो प्रणाहिता रिवर है इट फ्लोज अलॉन्ग इट्स वेस्टर्न बाउंड्री। सीजनल फ्लडिंग एंड वाटर बॉडीज़ जो हैं वो सपोर्ट करते हैं सैंक्चुरी के बायोडाइवर्सिटी को, लाइक मुर्गी कुंता, राय कुंता एंड द कुमा कुंता टैंक्स। एंड ये जो सैंक्चुरी है यहाँ पर आपको इंडिजिनस गोंड ट्राइबल कम्युनिटी भी देखने को मिलेंगे, ये यहाँ पर इनहाबिट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी न्यूज़ में आई इस वजह से इसकी लोकेशन आपको चेक करनी है। इसकी लोकेशन है महाराष्ट्र। वाई इट केम इन टू न्यूज़? क्योंकि यहाँ पर जो प्रपोज्ड प्रणाहिता शेवला बैरेज है ऑन द प्रणाहिता रिवर इट में इफेक्ट द सैंक्चुरी एरिया, ठीक है। तो इसी वजह से ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी न्यूज़ में आ गई थी। नो यहाँ पर चलिए हम थोड़े से इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कांगर वैली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है छत्तीसगढ़ में। अब किस वजह से न्यूज़ में आई इसका कोई ना कोई रीज़न होगा, बट आपके वनडे एग्जाम में यूजुअली ऐसी लोकेशंस ही पूछी जाती हैं, तो हम वही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द कोलोसेरा, होलोवई एंड असुरा बक्सा दैट वर रिसेंटली मैंशनड इन द न्यूज़? ये क्या है? ये एक न्यूली डिस्कवर्ड मौत की स्पेशीज़ है। नेक्स्ट है बरना बपारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है छत्तीसगढ़ में। What is Tachydramus altapenensis that was recently seen in the news? ये क्या चीज़ है? ये एक स्पेशीज़ है लिजार्ड की, हाल ही में इसको डिस्कवर किया गया था। द नेक्स्ट वन इज टिटानी डायोप्स कोल्हापुरेंसिस दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्पेशीज़? ये आपकी स्पाइडर की स्पेशीज़ है। गेलिशिया आडी अ न्यू स्पेशीज़ ऑफ मॉथ वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? ये एक नई स्पेशीज़ है मॉथ की, ये हमें डिस्कवर हुआ था हिमालय से। गैलेक्सी फ्रॉग दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एंडेमिक टू विच रीजन ऑफ इंडिया? ये फ्रॉग आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। मूविंग टू 5th क्वेश्चन नाउ, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये दिन? द करेक्ट आंसर इज 17th ऑफ मे, ठीक है। तो एवरी ईयर हम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17th मई को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की हमारी थीम क्या थी? डिजिटल लाइफ लाइन्स स्ट्रेंथनिंग द रेजिलियंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, ओके। एंड इस ऑब्जर्वेंस का फोकस क्या था? सिक्योर और रेजिलियंट टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, लाइक हमारी सबमरीन केबल्स हो गए, सैटेलाइट्स एंड टेरेस्ट्रियल डेटा नेटवर्क्स। इस दिन हम हाईलाइट करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इन रिड्यूसिंग द ग्लोबल डिजिटल डिवाइड, ओके। सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन 17th ऑफ मे। इस साल की थीम याद रखिएगा, डिजिटल लाइफ लाइन्स स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, ओके। नाउ जो टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो सब मरीन केबल्स पूरा वर्ल्ड डेटा ट्रैफिक का 95% तक कैरी करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ हम रिमोट एरियाज़ में कनेक्टिविटी के लिए करते हैं। टेरेस्ट्रियल डेटा नेटवर्क्स में फाइबर ऑप्टिक केबल्स ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट करते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट ICT। ICT क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह शामिल होते हैं। इससे ग्लोबल डिजिटल डिवाइड रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है एंड इससे एजुकेशन, हेल्थ केयर और बिजनेस सेक्टर्स में रेवोल्यूशन दिखाई देता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन 17th ऑफ मे। ना यहाँ पर 16th ऑफ मे भी ऑप्शन में है। 16th ऑफ मे को हमारा एक इंपॉर्टेंट डे होता है, दैट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ओके, डू रिमेंबर इट। 18th ऑफ मे को हम 2 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, मतलब हम इस दिन ये बात करते हैं कि एड्स की वैक्सीन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लगवानी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दिन हम इंटरनेशनल लेवल का म्यूजियम डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो 18th ऑफ मे को आपके 2 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होते हैं। 19th ऑफ मे को एज सच आपका कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर वॉज बी ऑप्शन 17th ऑफ मे।
मूविंग टू सिक्स क्वेश्चन नाउ, विच टेनिस प्लेयर वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द इटालियन ओपन 2026? इटालियन ओपन कंक्लूड हो गए हैं, इसमें वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? द करेक्ट आंसर इज एलिना स्वितोलिना। ठीक है, इन्होंने वुमेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। किसको हराकर फाइनल्स में? इन्होंने फाइनल्स में कोको गाफ को हराया था। एंड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ऑल्सो शी डिफीटेड द टॉप रैंक प्लेयर्स, जैसे कि एलेना राइबकिना हो गई और ईगा स्वियातेक वगैरह। ठीक है, तो आपको यहाँ से दो चीज़ें याद रखनी है। वुमेन सिंगल्स टाइटल के लिए विनर कौन है इटालियन ओपन में? दिस इज़ एलिना स्विटोलिना। एंड यहाँ पर इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया है? तो कोको गाफ को हराया है। ठीक है, ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि इसमें अगर हम मेन सिंगल्स टाइटल की बात करेंगे तो मेन सिंगल्स टाइटल के लिए विनर कौन थे? विनर इसमें थे जैनिक सिनर। ठीक है, जैनिक सिनर यहाँ पर विनर थे एंड ये इटली कंट्री के प्लेयर हैं। ओके, कंट्री भी याद रखिएगा। एलिना स्वितोलिना जो है ये यूक्रेन की प्रोफेशनल टेनिस स्टार हैं एंड WTA टूर में उनका कैरियर हाई रैंकिंग नंबर 3 रहा है। एलिना ने 2017 में WTA फाइनल्स जीतकर अपनी पहचान बनाई थी। ओके, इटालियन ओपन की बात करेंगे तो इटालियन ओपन को हम रोम मास्टर्स भी कहते हैं एंड ये क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है आपका। ठीक है, ये टूर्नामेंट ATP और WTA दोनों के लिए हर साल रोम में खेला जाता है। पहली बार इसको 1930 में खेला गया था। कोको गॉफ, जिनके बारे में यहाँ पर हमने बात करी, जो रनरअप थी इस गेम में, इनका फुल नाम है कोरी गॉफ और ये एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। 2019 में विंबलडन मेन ड्रॉ में क्वालिफाई करके सबसे युवा प्लेयर ये बन गई थी और इन्होंने 2021 में अपना पहला WTA सिंगल्स टाइटल जीता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, एलिना स्वितोलिना, यूक्रेन देश की प्लेयर है। और इसी तरह से फ्रेंड्स 2026 के स्टार्टिंग में अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हुए थे और इसको भी आपको रिवाइज कर लेना है। यहाँ पर मेंस और वुमेंस कैटेगरी में हम बात करेंगे। मेंस कैटेगरी में विनर कौन थे? दैट वाज कार्लोस अल्काराज। ठीक है, एंड इनकी कंट्री क्या थी? इनकी कंट्री थी स्पेन। स्पेन कंट्री को ये बिलोंग करते हैं। फाइनल्स में इन्होंने किसको हराया था? तो फाइनल्स में इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था एंड नोवाक जोकोविच कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं? ही बिलोंग्स टू सर्बिया। ठीक है, तो ये आपका पूरा मेंस सिंगल्स हो गया। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कंट्रीज़ के साथ। ओके, देन विल टॉक अबाउट वुमेन सिंगल्स इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता है एलेना राइबकिना ने। ठीक है, बी ऑप्शन जो यहाँ पर लिखा है ये विनर थी और ये कजाकिस्तान कंट्री की प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया था? इन्होंने फाइनल्स में अराइना सबालेंका को हराया था एंड अराइना सबालेंका इज़ फ्रॉम द बेलारूस कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ साथ इटालियन ओपन भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, एलिना स्वितोलिना। तो यहाँ पर चलिए हम कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द IGU इंडियन गोल्फ यूनियन 124th एमेटियर गोल्फ चैंपियनशिप? ये किसने जीत लिया था? सुखमान सिंह ने। Which country topped the medal tally at the ISSF Junior World Cup Rifle Pistol Shotgun held in Cairo? ये इवेंट कहाँ पर हुआ? कायरो इजिप्ट में हुआ है एंड यहाँ पर मेडल टैली को इंडिया ने टॉप किया था। डॉग ब्रेसवेल हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री? इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से एंड ही इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है जोहान्स Horsflot Klæbo, who won a gold medal in cross-country skiing at the Milan Cortina Winter Olympics 2026, belongs to which country? ये belong करते हैं नॉर्वे को। Which country has topped the medal tally at the 16th Asian Shooting Championship 2025? यहाँ पर इंडिया ने टॉप किया था। Who topped the women's 21 kilometers event at the second Aizawl International Half Marathon 2026? This is Renu Singh. Who won the women's singles title at the Indian Open Squash 2026? This is Anahat Singh. Okay, यहाँ पर थोड़ा सा और रुकेंगे और यहाँ पर हमने बात करी मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स की। तो ये जो विंटर ओलंपिक्स थे इस साल 2026 में, ये कहाँ पर हुए? इटली के मिलान कॉर्टिना शहर में और यहाँ पर मेडल टैली को टॉप किया था नॉर्वे ने। ठीक है, डू रिमेंबर दिस पॉइंट। डू रिमेंबर ऑल्सो कि एक विंटर से दूसरे विंटर के बीच में 4 साल का गैप होता है। एक समर से दूसरे समर ओलंपिक्स के बीच में 4 साल का गैप होता है। एक विंटर और एक समर के बीच में 2 साल का गैप होता है। ठीक है, तो इस साल 2026 में विंटर ओलंपिक्स हो गए। अब 2028 में आपके समर ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजलिस में। 2030 में अगेन विंटर ओलंपिक्स होंगे और ये कहाँ पर होंगे? फ्रांस कंट्री में। उसके 4 साल के बाद 2034 में विंटर ओलंपिक्स होंगे US में। ठीक है, तो डू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2026 रिपोर्ट? ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। इसमें इन्होंने ग्लोबल प्रोग्रेस को ट्रैक किया है ऑन द हेल्थ रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फाइन,
इस रिपोर्ट में ये नोट किया गया कि जो नए HIV इन्फेक्शंस थे बिटवीन 2010 टू 2024 उसमें देखा गया कि 40% का डिक्लाइन था, ओके। एंड जो मलेरिया के केसेस थे वो 2015 से अगर हम कंपेयर करें तो 8.5% इंक्रीज़ कर गए हैं। इसके अलावा 1 बिलियन पीपल से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने गेन किया है एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड 2015 टू 2024। मैटरनल मोर्टालिटी एंड अंडर 5 मोर्टालिटी भी डिक्लाइन हुई है सिग्निफिकेंटली। लेकिन येस, वुमेन और चाइल्डहुड ओवरवेट में अनीमिया वन ऑफ द मोस्ट कंसर्न के रूप में सामने आया है। फर्दर रिपोर्ट ने ये एस्टिमेट किया कि लगभग 22.1 मिलियन एक्सेस डेथ्स ग्लोबल लेवल पर देखी गई ड्यू टू कोविड-19 बिटवीन 2022 टू 2023। एंड यहाँ पर WHO ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी दिए थे, लाइक हमें प्राइमरी हेल्थ केयर फाइनेंसिंग को और बेहतर बनाना होगा, डिजीज़ प्रिवेंशन करना होगा एंड मॉडर्न डिजिटल हेल्थ सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने होंगे, ठीक है। तो डू रिमेंबर वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट रिलीज़ की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, और ये जो फैक्ट्स हैं ना ये आपकी नॉलेज के लिए हैं। ये आपको कहीं पर भी आप मेंस का एग्जाम देंगे या फिर ऐसे राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर ये पॉइंट्स काम आते हैं, अदरवाइज वनडे एग्जाम में ऐसे कोई भी पॉइंट्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ओनली रिपोर्ट वुड बी गिवन एंड यू हैव टू राइट कि इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। जेनेवा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर मौजूद हैं, लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की बहुत सारी बॉडीज़ हैं जिनके हेडक्वार्टर्स जेनेवा में मौजूद हैं, ओके। देन वी टॉक्ड अबाउट HIV हियर। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और ये वायरस इम्यून सिस्टम के CD4 सेल्स को अटैक करता है। एड्स HIV इन्फेक्शन का एडवांस्ड स्टेज होता है एंड इसके जो ट्रांसमिशन है वो मेनली आपके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड और मदर टू चाइल्ड की वजह से होता है, ठीक है। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट मलेरिया डिजीज़। तो मलेरिया के बारे में बात करेंगे तो ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से फैलती है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम मलेरिया सबसे डेडली आपका टाइप होता है। WHO ने मलेरिया एलिमिनेशन के लिए ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी 2016 टू 2030 को क्रिएट किया था, ओके। सो हियर द करेक्ट आंसर वॉज ए ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कमिंग टू 8th क्वेश्चन नाउ, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कैंपेन फॉर द ट्राइबल वेलफेयर? ट्राइबल वेलफेयर के लिए कौन सा स्टेट है जिसने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कैंपेन को लॉन्च कर दिया है? द करेक्ट आंसर हियर इज़ डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़, ठीक है। इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स आ रही हैं वो हमारे रिमोट ट्राइबल विलेजेस तक भी पहुँचे। इस कैंपेन को इम्प्लीमेंट करा है ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लगभग 8000 से भी ज़्यादा विलेजेस में इन द स्टेट। इसमें डिफरेंट विलेजेस को कवर किया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान एंड धारती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है इसमें बेनिफिट्स इंक्लूडेड हैं लाइक हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, सोशल सिक्योरिटी। एलिजिबल बेनिफिशरीज को प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कैंपेन है छत्तीसगढ़ का। इसका पर्पस क्या है? जो भी हम इनके रिमोट विलेजेस हैं उनको जो भी इनकी वेलफेयर स्कीम्स आती हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके नया स्टेट क्रिएट किया गया था। रायपुर यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, और रायपुर सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा धान उगता है, राइट। देन यहाँ पर हम बात करेंगे जन भागीदारी कैंपेन की, तो इसका मतलब है एक तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी लोक सहभागिता। इंडिया में जन भागीदारी स्कीम्स लोकल गवर्नेंस और डेवलपमेंट में जो हमारे सिटीजन्स होते हैं, कॉमन पब्लिक, उनको शामिल करती हैं। इस कैंपेन से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है हमारे डेवलपमेंट वर्क्स में, ठीक है। तो ट्राइबल डेवलपमेंट का मेन पर्पस क्या होता है? जो भी आपके आदिवासी समुदाय है ना उनका सामाजिक और आर्थिक अपलिफ्टमेंट। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट कई वेलफेयर स्कीम्स चलाती है एंड इन तरह के आदिवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विशेष योजनाएं डेवलप की जाती हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। ना यहाँ पर चलिए हम थोड़े से गवर्नमेंट स्कीम्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। The first question is, what is the name of the scheme launched for the development and the upgradation of railway stations across the Indian Railways network? इस स्कीम का नाम क्या है जिसको लॉन्च किया गया for the development and upgradation of railway stations? The correct answer is Amrit Bharat Station Scheme. Next, what is the name of the scheme recently launched by the Government of India which introduces QR coded labels to authenticate the Indian products? इस स्कीम का नाम है Made in India Label Scheme. National Means Cum Merit Scholarship Scheme was launched in which year?
इसको लॉन्च किया गया था 2008 में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट टू द रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स? इस स्कीम का नाम है पीएम राहत स्कीम। द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द जियो पारसी स्कीम? दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। एंड आखिरी क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली री इम्प्लीमेंटेड द भावांतर भुगतान योजना मीन्स प्राइस डिफरेंस स्कीम फॉर द 2025-26 सीजन? ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? दिस इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हमारी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई जिनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर बस हम रिवाइज कर रहे थे। मूविंग टू 9th क्वेश्चन नाउ। एबोला डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? आपको बताना है ये जो बीमारी है किस वजह से कॉज होती है। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। ये एक तरह की वायरल डिजीज़ है। आजकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर एबोला का फ्रेश आउटब्रेक देखा गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जहाँ पर बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की सीवियर वायरल हेमरेजिक फीवर की बीमारी है एंड ये ज़्यादातर ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं, साथ ही नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को भी। इसको पहली बार 1976 में आइडेंटिफाई किया गया था सूडान कंट्री में एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी। ठीक है, एंड ये स्प्रेड करता है थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, ऑर्गन्स या फिर कंटामिनेटेड सर्फेसिस की वजह से। डू रिमेंबर इट डज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर ट्रांसमिशन। एयर ट्रांसमिशन की वजह से ये ट्रांसमिट नहीं होता। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि फ्रूट बैट्स यहाँ पर इसके नेचुरल होस्ट साबित होते हैं। फ्रूट बैट्स आर द कंसीडर्ड एज द नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस। ठीक है, तो एबोला डिजीज़ एक तरह की वायरल बीमारी है। न्यूज़ में आजकल क्यों है? क्योंकि DRC इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, एबोला वायरस का जो रियल नेम है ना वो क्या होता है? इट इज़ नेम्ड एज ज़ायरे एबोला वायरस। ठीक है, एंड ये जो वायरस है ये सीवियर हेमरेजिक फीवर कॉज करते हैं जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है एंड इसका आउटब्रेक पहली बार 1976 में देखा गया, जैसे कि हमने बात करी। ओके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जहाँ पर अभी ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है अगर हम एरिया वाइज देखेंगे तो। एंड इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है किनशासा। ठीक है, जो कॉन्गो रिवर के किनारे पर बसी है। एंड यहाँ पर हमने बात करी फ्रूट बैट्स की, ये नेचुरल होस्ट साबित होते हैं। तो फ्रूट बैट्स को हम फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं। ये बैट्स अक्सर वायरस का नेचुरल रिजर्वॉयर होते हैं, जैसे कि निपा हो गया या फिर एबोला हो गया। ठीक है, फ्रूट बैट्स मेनली नॉक्टर्नल भी होते हैं, यानी ये रात में एक्टिव होते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, वायरल डिजीज। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, India's first incubation center for weather and climate startups has been launched by which institute? ये इंडिया का पहला इंक्यूबेशन सेंटर है फॉर वेदर एंड क्लाइमेट स्टार्टअप। इसको लॉन्च कर दिया है किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला डेडिकेटेड इंक्यूबेशन सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट स्टार्टअप्स इन पुणे। एंड ये जो इनिशिएटिव है ये ऑपरेट हो रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेज मिशन मौसम एंड इसके अलावा इट इज़ द पार्ट ऑफ नीट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटरप्राइज फॉर एटमॉस्फेरिक टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये जो लॉन्च है ना इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द वाइज इवेंट। मतलब वाइज क्या है? इट इज़ द वेदर एंड क्लाइमेट इनोवेशन मीट फॉर द स्टार्टअप्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ 2026। इस सेंटर का पर्पज़ क्या था? क्लाइमेट टेक इनोवेशन को प्रमोट करना, हाइपर लोकल फोरकास्टिंग को देखना एंड AI ड्रिवन वेदर सोल्यूशंस को फाइंड आउट करना फॉर डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एविएशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, कोई भी चीज़ इंडिया में अगर पहली बार होगी या फिर नेशनल लेवल पर चाहे इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों ही कंडीशंस में वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर है फॉर वेदर एंड क्लाइमेट स्टार्टअप और इसको डेवलप किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ना यहाँ पर IITM की बात करेंगे तो IITM पुणे में लोकेटेड है। ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पर ये रिसर्च करते हैं। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड ये मॉनसून फोरकास्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इंडियन गवर्नमेंट का एक सेक्टर है जो अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज का सेगमेंट देखता है एंड इसके तहत IMD और IITM जैसे इंस्टीट्यूट्स आपके आते हैं। इनका जो मिशन मौसम है वो बहुत ही फेमस हुआ था। ये भारत में मौसम विज्ञान को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, क्लाइमेट टेक इनोवेशन आपके एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ के लिए होते हैं एंड क्लाइमेट टेक में AI और डेटा एनालिटिक्स का हम यूज़ करते हैं और ये यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता भी जा रहा है। क्लाइमेट टेक सोल्यूशंस एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज़ A ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इन पुणे। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द कॉपरनिकस सेंटिनल 1D अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? ये सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी का है? द करेक्ट आंसर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी।
Which institution has introduced India's first portable bedside magnetic resonance imaging system? इंडिया का ये पहला पोर्टेबल बेडसाइड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सिस्टम है जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली मीन्स एम्स ने. Which organization launched the Respond Basket 2025? It was launched by ISRO, Indian Space Research Organization. Which country developed an AI-driven method to convert nitrate-rich wastewater into ammonia for fertilizer? ये country कौन सी है? It is the country China. Which country has launched Southeast Asia's first coral larvae cryobank, which is a major step to protect the marine biodiversity? इसको लॉन्च किया फिलीपींस कंट्री ने. India's first prototype fast breeder reactor is located in which Indian state? It lies in Tamil Nadu. और लास्ट है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नासाज वैन एलन प्रोब्स मिशन? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द अर्थ्स रेडिएशन बेल्ट. ओके, नो यहाँ पर एक और चीज़ रिवाइज कर लेते हैं. एम्स दिल्ली की हमने बात करी. एम्स दिल्ली ने पिछले दिनों एक AI बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था नेवर अलोन. ठीक है, किस लिए लॉन्च किया गया था एम्स दिल्ली की तरफ से? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे थे, तो उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया था. ठीक है, तो डू रिमेंबर ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है. So friends, these are the most important 10 current affairs for today. I really hope you have liked the session. Also, before winding up, let me tell you कि ये questions part है हमारे Daily 20 MCQ सीरीज़ का इन GK Today एंड्रॉयड एप्लीकेशन. तो अगर आप इनको और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पर जाकर हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, और जिसके बाद आपको डेली के 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो फ्रेंड्स विद दिस आज यहीं तक बस अपना सेशन रखते हैं एंड कल मिलते हैं कल के लेक्चर में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.